हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 17 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको लास्ट में एक प्रश्न दिया था, क्षय नियतांक का मात्रक और क्षय नियतांक को परिभाषित कीजिए। तो आइए बेटा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षय नियतांक जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, क्षय नियतांक का मात्रक और इसकी परिभाषा आपको बतानी थी। तो पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्षय नियतांक होता क्या है। तो आपने पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं TH अर्ध आयु इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, या आप इसे log 2 बेस E अपॉन लैम्डा से भी डिनोट करते थे। तो बेटा इस वाली इक्वेशन को देखिए, TH इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन TH। ठीक है। अब ये तो है कांस्टेंट, अंश की राशि है कांस्टेंट और हर की राशि है समय। समय का मात्रक देखिए यहाँ पर अर्ध आयु अगर समय यहाँ पर अगर सेकंड में होगी तो लैम्डा का मात्रक हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है। अगर यहाँ पर ये घंटे में या आवर्स में होगी तो ये हो जाएगा H इनवर्स। ये अगर वर्ष में होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्ष इनवर्स। यानी यहां पर क्षय नियतांक का मात्रक डिपेंड करेगा कि अर्ध आयु, जो TH आ रहा है, अर्ध आयु क्या चीज है, ये सेकंड में है या घंटे में है या वर्ष में है या दिन में है। बात समझ में आ गई। यानी आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि अर्ध आयु का मात्रक समय इनवर्स। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा, ज्यादा एक्यूरेट समय इनवर्स। आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पर अगर अर्ध आयु सेकंड होगी तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर ये H होगा, ठीक है, घंटे में होगा तो ये H इनवर्स हो जाएगा। अगर ये वर्ष में ईयर में होगा तो वर्ष इनवर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा रदरफोर्ड सोडी के चरघातांकी क्षय नियम से निकलेगी। उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना होगा। तो देखिए, आप ऐसे ही परिभाषा लिख आएंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांकी क्षय नियम से, रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांकी क्षय नियम से, जो हमें पता है n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सपोज दैट कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये हम मान लेते हैं। माना है कि लैम्डा किसके बराबर है, 1 अपॉन टी के बराबर है। तो आइए बेटा यहां पर रख के देखिए। तो मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर, लैम्डा की जगह 1 अपॉन टी और टी की जगह तो टी है ही, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस 1। क्या बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, n इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई। यहां तक आप पहुंच गए। अब यहां पर आपको मैथमेटिकली बात बता देता हूं। देखिए e जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, ये आपको एक ही जगह काम आता है ये, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो ये बार बार काम आएगा, इसलिए उनको तो याद रहेगा ही रहेगा। मैं बायो वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो उसको ध्यान रखना है। ई की वैल्यू होती है 2.718। तो देखिए यहाँ पर n में अगर मैं यहाँ पर देखिए मान रखूंगा n नॉट अपॉन 2.718 का अगर मैं भाग लगाता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 0.37 n नॉट। इसका मतलब हो गया कि ये 37% है किसका, n नॉट का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 37% n नॉट। अब देखिए बेटा इसकी परिभाषा, एक बार प्रोसेस को पूरा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताया गया कि क्षय नियतांक का मात्रक आपको ध्यान रखना है समय इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि अर्ध आयु का मात्रक क्या है। अगर अर्ध आयु का मात्रक सेकंड में है तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर H में है तो H इनवर्स हो जाएगा। अगर डे में है, डे मतलब दिन में है, जैसे मान लीजिए किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्ध आयु 10 दिन है, तो वहां पर आपको समय क्या दे रखा है, 10 दिन।
तो क्षय नियतांक क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी डे इनवर्स। अगर ईयर में है तो ईयर इनवर्स, यानी शॉर्टली आपको ध्यान रखना है कि क्षय नियतांक का मात्रक समय इनवर्स होगा। आइए बेटा इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। तो थोड़ा मैथमेटिकली हमने यहाँ पर एक्सरसाइज की, हमने लिखा रदरफोर्ड डैश ओडी के चर घातांक की क्षय नियम से जो हमें पता है ये होता है। अब हमने मान लिया कि क्षय नियतांक इक्वल टू 1/t, ठीक है, ऐसा मान लिया और इसको सॉल्व करा तो यहाँ तक हम पहुंच गए। ये वैल्यू आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ई की वैल्यू 2.718, ठीक है बेटा। भाग लगाया आपने, कैलकुलेट करा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अगर आप n0 अपॉन 2.718 यानी इसका मतलब हो गया 1/2.718 n0, तो ये इसका मतलब होता है 0.37। 0.37 को आप 37% भी लिख सकते हो। ये थोड़ा छोटी क्लास का ज्ञान था, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। जैसे अगर सपोज कीजिए कहीं लिखा है 0.5 तो इसका मतलब होता है 50%, 0.6 तो इसका मतलब होता है 60%, सपोज कीजिए 0.01 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1%, ठीक है बेटा। संख्या को आपको परसेंटेज में, दशमलव को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको बता दिया गया है। अब देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी क्षय नियतांक की। क्षय नियतांक उस समय के व्युत्क्रम, क्योंकि यहाँ 1/t आ रहा है तो 1/t का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्षय नियतांक उस समय के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, तुल्य का मतलब बराबर। क्षय नियतांक उस समय के व्युत्क्रम के तुल्य होता है जिस समय पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या, ये n क्या है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या, घटकर अपने प्रारंभिक मान का 37% शेष रह जाती है। सपोज कीजिए आपसे अर्धायु की परिभाषा पूछी गई तो आप क्या बोलोगे, अर्धायु वो समय है जब सक्रिय परमाणु की संख्या 50% प्रारंभिक मान की रह जाए। यानी प्रारंभ में अगर ये 100 ग्राम हो तो एक अर्धायु के पश्चात ये आधी वैल्यू रह जाएगी, 50 ग्राम रह जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, सक्रिय परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की 37% शेष रह गई। अर्थात अगर 37% शेष है तो बेटा विघटित कितना हुआ, 63% खर्च हो चुका। ये मैथमेटिकली आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर हिंदी में लिखा देता हूँ, आपको थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, आप इधर ध्यान दीजिएगा और ये डेफिनेशन आपको लिख कर रख दीजिएगा। अगर प्रूफ करने के लिए पूछता है तो आप पूरा प्रूफ कीजिएगा, और केवल डेफिनेशन पूछता है तो आपको केवल ये डेफिनेशन लिखनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। क्षय नियतांक, क्षय नियतांक जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, उस समय के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब रिवर्स, उल्टा, ठीक है ना, 1/, उस समय के व्युत्क्रम के तुल्य होता है जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय मतलब बचा हुआ, सक्रिय परमाणु, यहां पर नाभिक भी आ सकता है, अगर नाभिक लेंगे तो नाभिक आएगा बेटा। सक्रिय परमाणु या नाभिक की संख्या प्रारंभिक मान की 37% हो, ठीक है बेटा। दोबारा ध्यान दीजिए, क्षय नियतांक उस समय के व्युत्क्रम के तुल्य होता है जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की 37% शेष हो, 37% शेष हो। अर्थात अगर 37% शेष है अर्थात 63% विघटित हो चुका। तो ये हो गई क्षय नियतांक की बात, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए बेटा अब दूसरे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपको एक और क्वेश्चन दिया गया था, वो था कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्ध आयु 20 वर्ष है और प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या में डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, यहाँ पर जो दे रखा था वो बताता हूँ। दिया है pH = 20 वर्ष, टाइम 10 वर्ष और n0 की वैल्यू 1000, ठीक है बेटा। इसका जो फर्स्ट मेथड था, आंसर तो मैंने आपको बता दिया था, पूरा सॉल्व करके बताया था, 707 इसका आंसर आता है। 10 वर्ष में इसका जो उत्तर आएगा, ये प्रारंभिक का घटते घटते बेटा कितना हो जाएगा, ये 707 हो जाएगा। 20 सालों बाद तो ये आधा रह जाएगा। अब इसको पूरा मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं n = n0 × e⁻⁻ λt, ठीक है बच्चों।
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई की पावर लैम्डा टी। थोड़ा सा आसान सा मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एन नॉट अपॉन ई की पावर लैम्डा टी, इस ई की पावर लैम्डा टी को मैं इधर ले जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एन नॉट अपॉन एन। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ तक हम आ गए। दोनों तरफ लघु गणक, दोनों तरफ लघु गणक लेने पर, ले लो बेटा लघु गणक, तो लॉग ई की पावर लैम्डा टी, बेस यहाँ पर ई की है, लॉग ई, और यहाँ पर है एन नॉट बाई एन। क्लियर बात? देखिए जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा लॉग ई बेस ई। इन दोनों को खोल लीजिए, तो लॉग, एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि log e है, यहाँ पर बेस e है, तो इसे हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log 2.303 log n नॉट बाई n और बेस 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको बता रखा है बेटा। तो लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 2.303, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो आप जानते हो, m बाई एन, तो लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन। ठीक है, बेस यहाँ पर 10 है। क्लियर? यहाँ पर भी बेस 10 रहेगा। अब इसको लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग एन नॉट बेस 10 माइनस 2.303 लॉग एन बेस 10। ठीक है, m नहीं है, n है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा सा मान रख देते हैं यहाँ पर बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन टी एच इंटू इस टी की जगह टी, 2.303 लॉग एन नॉट की वैल्यू 1000, देखिए यहाँ पर बेस 10 माइनस 2.303 लॉग एन बेस 10। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर रफ करना होगा मुझे। अब यहाँ पर हो सकता है किसी बच्चे का कैलकुलेशन करने का मेथड अलग हो, अल्टीमेटली आंसर उसका सेम आएगा। ठीक है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू बाद में रखते हैं, पहले इसको पूरा सॉल्व करते जाते हैं, वैल्यू लास्ट में रख देते हैं। तो सबका प्रोसेस अलग अलग होता है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर क्या इसकी जगह हम ये रख सकते हैं या पहले ऐसा कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, कैसे भी कीजिए आंसर फाइनली वही आना चाहिए, तो आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस n की वैल्यू को समीकरण के इधर ले जाता हूँ और इसकी वैल्यू को उधर ले जाता हूँ। तो ये आया मेरे पास में 2.303 log n बेस 10 इज इक्वल टू 2.303 log 10 और 10 की पावर 3। बेटा 1000 को लिखा जा सकता है 10 की घात 3। ठीक है, माइनस 0.693 अपॉन टी एच की वैल्यू 20 और टी की वैल्यू 10। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर बचा 2.303 log n बेस 10 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3। क्यों इंटू 3? क्यों? क्योंकि जो पावर है ये बाहर आ जाएगी मल्टीप्लाई, अंदर बचेगा log 10 बेस 10। मैं डायरेक्ट इसको वैल्यू लिख देता हूँ 1 माइनस 0.693 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या सॉल्व करना है, इसको तो एज इट इज लिखना है हमें, 2.303 log n बेस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 × 2 6.909 माइनस 0.693 अपॉन 2। ठीक, log n बेस 10 इज इक्वल टू 6.909 माइनस 0.693 अपॉन 2। इसमें भाग लगा दोगे आप किस चीज का, अपॉन 2.303 का। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, इसकी वैल्यू आती है 2.65। हो सकता है 2.85 भी आ जाए, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये 2.65 के आसपास आती है। तो इसको लिखा मैंने log
n बेस 10 इज इक्वल टू 2.65, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 2.65 इसकी वैल्यू आएगी। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, चाहो तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना। हालांकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं है, ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। इसका जो पहला मेथड बताया था उससे आपको सॉल्व करना होगा बोर्ड एग्जाम में भी, ये प्रश्न केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू है 2.65। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने पर तो बेटा देखिए, एंटी लॉग लेंगे तो क्या होता है, ये एन को यहीं रखिए, मैंने आपको बताया था 10 की टक्कर हो जाएगी इससे, यानी कि 10 की घात चला जाएगा ये, 10 की घात 2.65। अगर यहाँ ई होता तो ई की घात हो जाता। अब 10 की घात देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, अगर 10 की घात केवल 2 होता तो 100 होता, 10 की घात अगर 3 होता तो 1000 होता, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 2.65, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 707। आप चाहो तो इसको, इसमें क्या होता है बेटा, लॉग टेबल होती है, और ये 10 की पावर 2.65 का तो ऐसा कोई मेथड नहीं होता है कि आप इसको यहीं हल कर लें, तो ये टेबल से ही ज्ञात किया जा सकता है या कैलकुलेटर से ज्ञात किया जाता है। तो इसकी वैल्यू आई 707 आंसर। अगेन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन ईजी हो, लेकिन प्रैक्टिस हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप छोटे मोटे प्रश्नों में अटकोगे नहीं। तो बेटा इसको भी आप चाहो तो नोट कर लेना। अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियता, एक्टिविटी। देखिए बेटा क्या होती है एक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सक्रियता, एक्टिविटी। इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है क्योंकि एक्टिविटी का ए आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले डेफिनेशन, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, विघटन की दर, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर सक्रियता कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। एक की डेफिनेशन है सिंपल सी, रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, जो इसका विघटन हो रहा है उसकी जो रेट ऑफ, यहाँ पर रेट ऑफ विघटन, ठीक है ना, यानी कि डिस्ट्रॉयड कैसे हो रहा है उसे आपको लिखना होगा। विघटन की दर यानी dn माइनस dn/dt, उसे ही सक्रियता कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई, ए से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर सक्रियता कहलाती है, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात सक्रियता इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू विघटन की दर। सक्रियता इज इक्वल टू क्या बेटा, कैपिटल ए, और ये किसके बराबर, इसे हमने कह दिया विघटन की दर। अब इसे हम रदरफोर्ड सोडी के चरघातांक की क्षय नियम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांक की, एक काम कीजिए, यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, विघटन की दर इज इक्वल टू माइनस dn/dt, ये भी तो बताया हमें। तो सक्रियता जिसे हम ए लिखते हैं, ये विघटन की दर, और विघटन की दर बराबर होता है माइनस dn/dt, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा अभी। रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांक की क्षय नियम से याद कीजिए बेटा, n इज इक्वल टू n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन और किसके सापेक्ष, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। आप t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कीजिए तो क्या आ जाएगा, dn/dt, यहाँ d/dt, और इस पूरे का अवकलन करोगे n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। एक बार जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको समझा देता हूँ ताकि फिर इसको रफ करूंगा मैं। हम पढ़ रहे हैं सक्रियता, जिसे अंग्रेजी में एक्टिविटी कहा जाता है, अंग्रेजी का कैपिटल ए यहाँ पर यूज करेंगे सक्रियता के लिए, पहली बात। दूसरी बात, परिभाषा,
किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ आपको समझना है, रेडियोएक्टिव पदार्थ किसे कहा जाता है, पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, यानी इस वाले पार्ट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में रेडियोएक्टिव पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें ये रेडियोएक्टिविटी का गुण होता है। रेडियोएक्टिविटी का गुण क्या, लगातार अपने में से अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करना। तो द्रव्यमान कम हो जाएगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, विघटन मतलब -dN/dt, सक्रियता कहलाती है। इसे A से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात सक्रियता A विघटन की दर -dN/dt। बहुत काम आने वाला है अभी, A -dN/dt। हमने रदरफोर्ड और सोडियंकल के चरघातांकी नियम से इसको पूरा सॉल्व करा, हम यहाँ तक पहुंच गए अवकलन। अब अवकलन करना है, ठीक है। बड़े ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए अवकलन नहीं सिखा रहा हूँ मैं, बायो वाले बच्चों के लिए सिखाता हूँ मैं अवकलन, क्योंकि वो बेचारे बच्चे अवकलन में थोड़ा सा उनका पाया कमजोर रहता है। देखिए n0 इंटू ई की पावर -λt। तो देखिए बेटा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, dN/dt। अब अवकलन में क्या होता है, घबराने वाली बात नहीं है, ये है कांस्टेंट। प्रारंभ में सक्रिय परमाणु की संख्या, n0 की जगह n0 लिख दो। अब इसका अवकलन करना है हमें, d/dt e की पावर -λt। अवकलन में जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है वो e की पावर का ही होता है। तो e की पावर -λt का अवकलन e की पावर -λt, और बाहर -λ से और मल्टीप्लाई कर दो। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान रखना, d/dt इंटू e की पावर -λt का अवकलन ये होता है -λ इंटू e की पावर -λt। ठीक है, ज्यादा अवकलन के मैं अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर ये तो चैप्टर यहीं इनकम्प्लीट हो जाएगा और फिर अवकलन ही पढ़ाना पड़ जाएगा आपको। तो जो मतलब की बातें हैं उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ। वैसे 11वीं क्लास में सीखा भी होगा आपने। इसका अवकलन है -λ इंटू ई की पावर -λt। तो यहाँ रख दिया मैंने -λ इंटू ई की पावर dN/dt n0, इसका अवकलन करा तो -λ इंटू ई की पावर -λt। ध्यान दीजिए बेटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो dN/dt इज इक्वल टू -λ को बाहर निकाल दो अब तो अंदर बचेगा। देखिए ध्यान देना, -λ को बाहर निकाला और n0 को अंदर ले जाओ, n0 इंटू ई की पावर -λt। ठीक है, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस से इधर भी माइनस से, तो क्या हो जाएगा -dN/dt। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करा तो केवल लैम्डा बचा। ये थोड़ा सा पहचान में आ रहा होगा आपके, इसको पहचानो कौन है ये, देखो इसको ढंग से, n0 इंटू ई की पावर -λt। एक बार और लिख दिया, चूंकि हम जानते हैं n इज इक्वल टू n0 इंटू ई की पावर -λt, तो ये पहचान में आ गया, ये है n। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल दो, ये हो गया लैम्डा इंटू n। ये n क्या होता है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या। ठीक है, -dN/dt अभी बताया आपको, सक्रियता कहते हैं, यानी A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। लैम्डा तो यहाँ कांस्टेंट है, यानी A प्रोपोर्शनल n। ये हो गया बेटा, यानी सक्रियता उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इस बात से ये समझ में आया। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, A इज इक्वल टू लैम्डा n। अगले वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला काम आएगा। ये हो गया A प्रोपोर्शनल n। यहाँ लास्ट में एक लाइन और लिख लेंगे, अर्थात सक्रियता, इसे हम कैपिटल A से लिखते हैं, अर्थात सक्रियता उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही, सक्रियता तक। अगले वीडियो लेक्चर में इसका ग्राफ देखेंगे और फिर इसके बाद में इसके मात्रक वगैरह की डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अल्फा बीटा गामा पे आ जाएंगे। अब ये लगभग 85% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बहुत जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो मुझे बतानी है, तो ये 2 या 3 वीडियो लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको चाहो तो नोट्स में प्रिपेयर कर लेंगे, नहीं तो फिर आप वेट करना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।